नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की चुनावी चर्चा का कार्यक्रम। हम इस कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं तीसरे और चौथे चरण में जहां चुनाव होने वाले हैं, उन सीटों को लेकर वहां क्या स्थिति है। और आप देखें कि इसमें सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल जो भूभाग है, बिहार का भौगोलिक जो स्थिति है, तीनों ही शामिल है ये तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में। तो ये काफी उर्वर भूमि भी मानी जाती है चुनाव और राजनीतिक हिसाब से। और एनडीए और महागठबंधन ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में 4 सीटों पर और दूसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में चुनाव होना है 7 मई को। और 13 मई को चुनाव होगा दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में। तो 5-5 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं। और चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते बिहार की 40 में से आधी सीटों पर, तकरीबन 19 सीटों पर चुनाव हो चुके होंगे। तो एक तस्वीर मोटे तौर पर सामने आ पाएगी कि कैसी स्थिति रही चुनाव की और इसमें किन पार्टियों को, किस गठबंधन को थोड़ा बहुत एज है या कौन इस मुकाबले में आगे चल रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिथिलेश कुमार जी। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे तीसरे और चौथे चरण में जहां वोट पड़ना है वहां क्या स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, महागठबंधनों के बीच, दोनों ही महागठबंधनों के बीच की क्या स्थिति है और उम्मीदवार कैसे प्रचार कर रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं इन सीटों के बारे में कि वहाँ क्या स्थिति है। तो हम चर्चा करते हैं मिथिलेश जी। जी झंझारपुर से। जी झंझारपुर की सीट पर रामप्रीत मंडल जदयू से उम्मीदवार हैं और सुमन कुमार महासेठ वीआईपी से खड़े हैं। तो झंझारपुर की क्या स्थिति है? जी झंझारपुर मिथिलांचल का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है और वहाँ पहले भी धनिकलाल मंडल वगैरह जैसे लोग, देवेंद्र यादव वगैरह लोग वहाँ जीतते रहे हैं। इस बार जो स्थिति है वो पिछले 2-3 चुनावों से आप देखें तो वो अति पिछड़ा का वो प्रभुत्व वाला क्षेत्र बन गया है। जो परिसीमन है उसके बाद की जो बनावट हुई, ज्योग्राफी, भौगोलिक स्थिति बनी उसकी। तो इस बार रामप्रीत मंडल जो जदयू के पूर्व में सांसद भी हैं, मतलब 2019 में भी वो चुनाव जीते और इस बार फिर एनडीए से जदयू ने उनको उम्मीदवार बनाया है। ये सीट मानी जा रही थी कि आरजेडी महागठबंधन में वो खुद चुनाव लड़ेगा, लेकिन अंतिम समय में आरजेडी ने वो अपने सहयोगी वीआईपी को, जो विकासशील इंसान पार्टी है, उसको दे दिया और वहाँ से सुमन कुमार महासेठ जो एक कारोबारी भी हैं, बड़े कारोबारी हैं। सुमन कुमार महासेठ बिहार के सबसे धनवान उम्मीदवार है इस लोकसभा के चुनाव में, तो उनको वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तीसरा कौन जो है वहाँ एक गुलाब यादव जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं और उन्होंने पहले तो निर्दलीय उम्मीदवार होने की घोषणा की थी, लेकिन बसपा ने उनको अपना टिकट दिया और बसपा के सिंबल से वो झंझारपुर में चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहाँ की बुनावट जो आप देखेंगे तो एक अति पिछड़ी जातियों का एक बड़ा आधार है, दूसरा यादव मतदाता है। तो गुलाब यादव की जो कोशिश है वो होगी कि अधिक से अधिक यादव मतदाताओं को अपनी ओर मोड़ सके और दूसरे समाज के जो और वो राजद के विधायक भी राजद के पूर्व विधायक हैं, तो वो राजद के जो पत्नी और बेटी भी वहाँ लोकल बॉडीज में, उनकी पत्नी विधान पार्षद है और बेटी जो है वो जिला परिषद की अध्यक्ष है। तो ये उनका प्रभुत्व है। तो उनकी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक अति पिछड़े वोटर को भी गोलबंद करें और जो यादव वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, उनको अपने पक्ष में लाने की। अब देखना है कि वो कितना वोट उनके पक्ष में जा पाता है या फिर वीआईपी के पक्ष में जो आरजेडी के आधार वाले वोटर हैं वो झुकते हैं। इधर एनडीए की माने तो एनडीए का जो अपना एक पूर्ण वोट है उनका, उनके साथ इंटैक्ट है। तो उनकी कोशिश होगी कि उस वोट में कोई बिखराव ना हो। अगर वो बिखराव होता है तो फिर उनको नुकसान होगा। तो कुल मिला के यही स्थिति है। 2 दिन और रह गए हैं चुनाव प्रचार के, मतलब 3, 4, 5 3 दिन मान के चले। आज से बीत गया तो 3 दिन और चुनाव प्रचार के हैं, उसके बाद फिर 7 को चुनाव होना है। मिथिलेश जी, सुपौल की चर्चा भी करते हैं, नेपाल से सटा हुआ मिथिलांचल और कोसी,
दोनों ही इलाकों से इसके ताल्लुक हैं और यहाँ से जदयू के उम्मीदवार हैं दिलेश्वर कामत और राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया है चंद्रहास चौपाल को। चंद्रहास चौपाल आरजेडी के विधायक भी हैं। तो सुपौल में कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? ये सुपौल जो है वो झंझारपुर से सटा हुआ इलाका है। आप जैसे जैसे मिथिलांचल के आगे अब नेपाल की सीमा तरफ बढ़ेंगे तो झंझारपुर का बॉर्डर खत्म होता है, फिर सुपौल का निर्मली वगैरह शुरू हो जाता है। बराज भी वही है, बराज भी वही है जी। तो सुपौल में बराज के नाम से जी 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 सुपौल में दिलेश्वर कामत जो जदयू के मौजूदा सांसद हैं वो उम्मीदवार हैं। और दूसरी ओर राजद ने एक नया प्रयोग ये किया कि चंद्रहास चौपाल, आप सुपौल के बारे में जाने कि वहाँ अति पिछड़ी जातियों का वहाँ प्रभुत्व है, आबादी है, यादव वोटर भी हैं और वो अति पिछड़ी जातियों का भी एक प्रभुत्व है। तो चंद्रहास चौपाल जो है वो सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा के राजद के विधायक हैं, जो सुरक्षित सीट है और वो सुरक्षित सीट से विधायक हैं। तो राजद ने एक नया प्रयोग किया। ये हो सकता है कि देश के चुनावी इतिहास में चुनिंदा ऐसा मामला हो जो एक शेड्यूल कास्ट का एक उम्मीदवार, एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार सामान्य सीट से चुनाव चल रहा हो। तो वहाँ आमने सामने की टक्कर है। तीसरा कोण वहाँ ऐसे बनता दिख रहा था कि रंजीता रंजन जो पप्पू यादव की पत्नी है वो कांग्रेस से पिछले बार चुनाव हार गई थी 2019 में, लेकिन वो 2 बार वहाँ से सांसद रही है। तो कांग्रेस का पत्ता इस बार वहाँ नहीं साफ हो पाया। उनकी उम्मीदवारी नहीं हुई और राजद ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो अब वहाँ आमने सामने की लड़ाई है, चंद्रहास चौपाल बनाम दिलेश्वर कामत। हाँ, जैसा कि आपने बताया, एक दिलचस्प उदाहरण जो दिया आपने, चंद्रहास चौपाल अनुसूचित जाति से आते हैं और वो सामान्य सीट से खड़े हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि रामसुंदर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो भी एक बार सामान्य सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लड़े और जीते। सोनपुर विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता जी। अब हम चलते हैं सीमांचल अररिया की सीट। यहाँ भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। प्रदीप सिंह बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं और शाहनवाज आलम आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनके भाई सरफराज आलम निर्दलीय हैं और वो राजद के विधायक और मंत्री भी रह चुके थे, तो उन्हें टिकट नहीं मिला और उनके छोटे भाई को राजद नेतृत्व ने आजमाया है, उन्हें टिकट दिया है। तो अररिया में जो दिलचस्प लड़ाई एक तरह से बनती हुई दिख रही है, इसको लेकर आपके पास क्या सूचना है? अररिया जो सीट है वो आप पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन का इलाका रहा है, उनके प्रभाव वाला इलाका वो रहा है। और ये जो राजद के उम्मीदवार हैं वो उनके बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे हैं। उनके मंझले बेटे हैं सरफराज आलम, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, जदयू के भी विधायक रहे हैं और राजद के भी विधायक रहे हैं। तो इस बार वो दोनों भाइयों में टकराव है। हालांकि जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों से जीत रही है। प्रदीप सिंह वहाँ के सांसद हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो भाजपा ने, एनडीए ने वही प्रयोग किया है जो पिछली दफा किया था, लेकिन इस बार राजद ने नया प्रयोग किया। तो अब राजद के पक्ष में जो उनकी बोलबंदी है, जो उनका दावा है कि बाई समीकरण के अलावा कुशवाहा, सहनी, ये वोट अगर उनके खाते में जुड़ता है तो फिर राजद वहाँ पे वो मुकाबला दिलचस्प होगा। अगर एनडीए का जो अपना कोड वोट है अगर वो उनके साथ बरकरार रहा तो फिर एनडीए के लिए वो लाभदायक हो सकता है। तो अब 4 दिन में क्या किस करवट बैठता है ये अब देखने की बात है। हालांकि अब दोनों ओर से धुआंधार प्रचार हो रहा है। अररिया में प्रधानमंत्री की सभा हो चुकी है, जेपी नड्डा आज वहाँ अररिया में खुद गए थे। और एनडीए महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव की लगातार सभाएं हो रही है, मुकेश सहनी उनके साथ घूम रहे हैं। तो दोनों ओर से धुआंधार प्रचार चल रहा है। अब मतदाता किस ओर खुल कर आते हैं वो 4 तारीख को पता चलेगा। एक चीज और है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को लेकर भी जी, उनकी भी संख्या अच्छी है। बिल्कुल, किशनगंज से सटा हुआ इलाका और इसके चलते किशनगंज और पूर्णिया की तरह यहाँ भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी है और एग्रेसिव वोटर हैं वो। तो वो उसका नफा नुकसान जो पिछले 2 चुनावों में दिखा है तो वो भी सामने आएगा। अगर अल्पसंख्यक मतदाताओं की गोलबंदी हुई जिनके भी पक्ष में हो तो वो पलड़ा उनका भारी होगा, लड़ाई दिलचस्प हो जाती है क्योंकि उसका एक दूसरा भी असर दिखता है।
अब चलते हैं मधेपुरा। मधेपुरा को लेकर एक कहावत है काफी प्रसिद्ध, हालांकि मुझे तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो मधेपुरा में जदयू ने अपने उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव को बनाया है जो सांसद हैं, और चंद्र कुमार चंद्रदीप आरजेडी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मधेपुरा जैसी की सीट आप जानते हैं, यहाँ से लालू प्रसाद जो राजद के प्रमुख और शरद यादव की लड़ाई का गवाह भी एक जमाने में, एक दौर में रह चुका है। तो मधेपुरा में आज की स्थिति कैसी है? मधेपुरा में जो आपने कहावत कही वो एक मायने में सटीक भी दिखता है, इसलिए कि आज तक मधेपुरा का लोकसभा क्षेत्र का जो गठन हुआ, आज तक किसी दूसरी जातियों का वो सीट नहीं मिल पाया। दोनों तरफ से यादवी संग्राम ही होता आया है। हालांकि एक बार 3 चुनाव पहले NK सिंह जो CBI के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं उनको भी आजमाया गया था, लेकिन वो नहीं टिक पाए और यादव ही वहाँ से, यादव उसी इलाके के यादव जनप्रतिनिधि ही वहाँ से सांसद चुन कर गए। तो इस बार की जो लड़ाई है वो दिनेश चंद्र यादव हैं जदयू के, जो वहाँ से पिछली दफा भी सांसद थे। NDA से जदयू ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया। राजद ने जो रमेंद्र कुमार रवि पूर्व सांसद थे, उनके बेटे कुमार चंद्रदीप, प्रोफेसर चंद्रदीप हैं, वो उनको उम्मीदवार बनाया है। अब वहाँ की जो लड़ाई है वो जो यादवों का प्रभुत्व है वहाँ, ये सही बात है, लेकिन दूसरी जातियां भी जो जिनको हम पचपनिया कहते हैं, जो अति पिछड़ी जाति के वोटर हैं, उनकी सर्वाधिक आबादी है। लेकिन वो कितना आगे बढ़कर कितना एग्रेसिव वोट वो कर पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। हालांकि चुनाव का जो रिजल्ट होता है उनके वोट के आधार पे ही वो अभी तक होता आया है। तो इस बार भी वो अगर गोलबंद होते हैं तो चुनाव परिणाम उसी तरह दिखेगा। और एक और दिलचस्प, जो प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप है, इनके भाई जदयू में जी डॉक्टर अमरदीप, डॉक्टर रमेंद्र कुमार के 2 बेटे हैं, एक चंद्रदीप जो RJD से उम्मीदवार हैं, दूसरे उनके बेटे हैं डॉक्टर अमरदीप जो NDA के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो ये एक रोचक है, एक ही परिवार के 2 भाई, एक RJD के पक्ष में और दूसरे NDA के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी चरण में जो 5वां चुनाव वाला क्षेत्र है वो है खगड़िया। खगड़िया में इस बार लोजपा ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया और वहां से भागलपुर के कारोबारी राजेश वर्मा को उतारा है चुनाव मैदान में, और माकपा CPM के उम्मीदवार हैं संजय कुमार। तो खगड़िया में कैसा माहौल है? खगड़िया देखिए, मैं खुद 2 दिन पहले गया था खगड़िया, लेकिन खगड़िया का माहौल, मतदाता शांत है अभी भी, लेकिन जो युवा मतदाता हैं उनमें एक नई बात ये दिखी कि वो कास्ट को लेकर, अपने अधिकार को लेकर और लीडरशिप को लेकर कॉन्शियस दिखे। जैसे मैंने एक प्रिंस यादव नाम के एक लड़के से बात की, तो वो पहली बार का वोटर है, लेकिन उसे याद है कि उसको तेजस्वी यादव का चेहरा याद है। इसी तरह एक अति पिछड़ी जाति के एक लड़के ने बताया कि उसे PM मोदी का नाम याद है, चेहरा याद है। तो ये गोलबंदी है, लेकिन वहाँ जो लड़ाई है इन्हीं दोनों के बीच में है। CPM के जो संजय कुमार या संजय राय उर्फ संजय राय हैं, उनके, और नए जो उम्मीदवार हैं लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। यहाँ भी बात वोटरों के गोलबंदी का है। कोई नया वोट, नया समीकरण अगर राजद के पक्ष में जुड़ता है तो उनका, महागठबंधन के पक्ष में जुड़ता है तो उनको लाभ मिलेगा, और इनका वोट अगर बरकरार रहा NDA का तो ये इनके पक्ष में ये 2019 के चुनाव में इस सीट से महबूब अली कैसर लोजपा से वो चुनाव जीते थे और उन्हें टिकट नहीं मिला इस बार, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राजद में शामिल हो गए। तो यह भी एक समीकरण जो नीचे ग्राउंड लेवल पर काम करता है, तो ये सब चीजें भी थोड़ी बहुत भूमिका होती है। बिल्कुल वो विकास, खगड़िया का एक एरिया जो है ऐसा भी है जो विकास से बिल्कुल अछूता है। अब जैसे राजा टोडरमल अकबर के ज़माने में उसको फरकिया नाम दिए थे, फरकिया माने उसका कोई बाप नहीं हो पाया ये, तो आज भी वो स्थिति, कई नदियाँ वहाँ से 7-8 नदियाँ गुजरती है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये सारा, हाँ, और इनका प्रभाव जो है
असर और कुअसर दोनों खगड़िया जिले पे दिखता है। लेकिन एक चीज है खेती को लेकर मिथिलेश जी, मक्के की खेती वहाँ काफी होती है। जी, मैंने देखा मक्के की सबसे अधिक खेती होती है। बदला घाट जैसा और एक छोटा स्टेशन जहाँ पे गाड़ियां कतार में और लगी है। कॉर्न बनाने वाली कंपनियां जी। उसको उसकी खरीद काफी जी उसकी बड़ी वहाँ मात्रा में करती खपत वो ले ले जाती जाती हैं काफी जी। बड़ी मात्रा में। और अब हम लोग चलते हैं चौथे चरण के तहत जिन 5 सीटों पर मतदान होने वाला है 13 मई को, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनमें शामिल है दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। तो हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले दरभंगा की सीट से। वहां पिछली दफा गोपाल जी ठाकुर निर्वाचित हुए थे, सांसद थे बीजेपी के। इस बार भी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और राजद से ललित यादव उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मिथिलेश जी, आपकी टिप्पणी इस पर? दरभंगा में देखिए 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। तो ये तो चुनावी सभा की बात है, लेकिन लोगों के मन मिजाज में अभी भी शहर का विकास, शहरी इलाके का विकास, शहर से आसपास के जो ग्रामीण एरिया है उनके विकास, एनडीए जहां एयरपोर्ट, एम्स की बात करती है, तो महागठबंधन का कहना है कि एम्स की चर्चा तो 2016 में हुई थी, आज तक वो जमीन पे दिख नहीं पाया। तो ये चर्चा चौक चौराहे पे बहस में है वो। लेकिन मतदाताओं की जो गोलबंदी है वहाँ ब्राह्मण मतदाताओं भी काफी बड़ी संख्या में है, यादव अल्पसंख्यक। तो राजद ने इस बार अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने के लिए या कहे कि गोलबंद करने के लिए उनके जो नेता हैं उनको मधुबनी लोकसभा सीट से उम्मीदवारी दी है, मोहम्मद अली अशरफ फातमी को, और एक नया प्रयोग करते हुए ललित यादव को, जो राज्य के पूर्व मंत्री हैं और इसी दरभंगा एरिया से आते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार जो लड़ाई है गोपाल जी ठाकुर एनडीए से और ललित कुमार यादव जो आरजेडी से, ये इन दोनों के बीच में लड़ाई है। उजियारपुर भी काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से नित्यानंद राय भाजपा के प्रत्याशी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और उनके सामने फिर 2019 की तरह ही राजद ने आलोक मेहता को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ भी आमने सामने का ही मुकाबला है। जी, हम उजियारपुर की जो बात करें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, और उनके सामने में है आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता के पिताजी भी तुलसीदास मेहता यहाँ के राज्य की राजनीति में मंत्री रहे हैं। तो मुख्यतः वहाँ जो लड़ाई है वो यादव वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई होगी। वो वोटर जिस ओर बटेंगे, बाकी जो गोलबंद होंगे जिनके पक्ष में सामाजिक समूह है, तो वो उनको ऐड करेंगे। तो रिजल्ट उसी हिसाब से वहां दिखेगा। ये इस बार भी वही लड़ाई है जो 2019 में लड़ाई थी। इसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है। वो गोलबंदी को लेकर है कि वो कितना बदलता है। अब राजद ने एक नया समीकरण बनाया है कुशवाहा और ये सहनी का। तो वो दोनों अगर गोलबंद होते हैं राजद के पक्ष में तो निश्चित रूप से आरजेडी और महागठबंधन मजबूत होगा। और वो अगर एनडीए के पक्ष में पहले की तरह अगर बरकरार रहा, इंटैक्ट रहा वोट उनका, तो वो उनका पलड़ा भारी रहेगा। यही स्थिति उजियारपुर में दिख रही है। मल्लाह की जहां तक जिक्र आपने बात कही, तो हरी सहनी को विधान परिषद में पार्टी का भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया है। वो विधान परिषद में विपक्ष के नेता हुए। अब जो नई सरकार बनी उसमें वो उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सहनी नेता को उभारा है। एनडीए में मदन सहनी, वैद्यनाथ प्रसाद सहनी ये पहले से रहे हैं। तो वहाँ 2-3 सहनी नेता एनडीए के पक्ष में है। अब देखना होगा कि इन सहनी नेताओं का क्या रहता है, जलवा क्या होता है अपने समाज में। जी। अब चलते हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर में भी काफी दिलचस्प समस्तीपुर सबसे रोचक मुकाबला है। राज्य सरकार के 2 मंत्री, दोनों दिन में तो एक साथ हैं, रात में अलग अलग हैं। रात में इस तरह अलग कि अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, वो उनकी बेटी लोजपा रामविलास से सांभवी चौधरी उम्मीदवार हैं। महेश्वर हजारी जो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, उनके बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। दोनों एक ही सीट से। अब ये दिलचस्प मुकाबला है। वहाँ देखना है कि मुख्यमंत्री जी की जो सभा होगी, चुनावी सभा, उसमें महेश्वर हजारी मंच पर होंगे या नहीं होंगे।
तो ये एक वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में गजब का एक चल रहा है कि कौन किसके पक्ष में खड़ा है। अभी अशोक चौधरी की भी सभा हुई थी, तो ऊपरी तौर पे सारे लोग जदयू भाजपा के सारे लोग उनके साथ हैं, लेकिन जो भीतरी जो मुझे सूचना मिल रही है वो उसमें भीतरघात का भी हो सकता है दोनों तरफ से। हाँ, लेकिन महेश्वर हजारी ने ये स्पष्ट किया है कि जो उनके पुत्र हैं, जो हाँ। उनके बेटे हैं सन्नी हजारी, उनकी अपने विवेक से जी और बिल्कुल, अपना उनका फैसला है। जी उन्होंने कहा कि वो उनका फैसला, उसमें मैं कहीं नहीं हूँ। लेकिन ये बता दें कि महेश्वर हजारी के पिता रामसेवक हजारी उस इलाके से सांसद रहे हैं, महेश्वर हजारी खुद सांसद रहे हैं और इस बार इनका बेटा दावेदार है, उम्मीदवार है। बेगूसराय काफी हॉट सीट है ये भी, और गिरिराज सिंह भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, वो उम्मीदवार हैं। और इनके खिलाफ भाकपा के अवधेश राय जो महागठबंधन की ओर से उतारे गए हैं, पिछली दफा यहीं इसी सीट से कन्हैया कुमार, जो इस बार ये सीट चली गई सीपीआई को समझौते में, और इसके चलते कन्हैया कुमार को दिल्ली से कांग्रेस ने खड़ा किया है। तो बेगूसराय की सीट पर क्या नजारा है? बेगूसराय की सीट एक तो बेगूसराय को लेनिनग्राद भी कहा जाता है। वहाँ चंद्रशेखर सिंह के जमाने से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह सीपीआई के जो वरिष्ठ नेताओं लीडर हुआ करते थे जी एक जमाने में, तो उनका वो कार्यस्थल ही रहा है। और कांग्रेस का भी पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने माने हम लोग मान लें 80 के दशक में या उससे पहले, कांग्रेस का भी वो गढ़ हुआ करता था। तो इस लिहाज से वो अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक तरह से कहें तो वो एक अपनी दबिश बनाई है। और गिरिराज सिंह पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में वो सीट थी, इस बार भी गिरिराज सिंह है। फायर ब्रिगेड नेता के रूप में उनकी पहचान है। सीपीआई ने इस बार अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया है, और अवधेश राय एक जमीनी पहचान उनकी है, जमीन से जुड़े हुए हैं। आरजेडी का जो कोर वोट है वो उनका सपोर्ट है, महागठबंधन का सपोर्ट है, कांग्रेस के भी वोट उनके साथ होंगे। पिछली दफा मिथिलेश जी वहाँ तनवीर हसन जी राजद से ने खड़ा किया जी राजद से तनवीर हसन तिकोना वहाँ पर संघर्ष हुआ था पिछली बार। इस बार वो स्थिति नहीं है, इस बार आमने सामने की लड़ाई है। सीपीआई बनाम भारतीय जनता पार्टी, और इसमें और दूसरी पार्टियां जो हैं वो एनडीए के सपोर्ट वाली एनडीए को सपोर्ट करेंगी, और महागठबंधन के पक्ष में रहने वाली जो पार्टियां, उनके जो घटक दल हैं, वो सीपीआई को सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के आमने सामने की लड़ाई है, और ये दिलचस्प होगा, ये हार जीत का मुकाबला वहाँ। चौथे चरण में ही जो एक सीट है मुंगेर, इस पर चर्चा हम करते हैं। और ललन सिंह जदयू के बड़े नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो खड़े हैं इस बार। और उनके मुकाबले अनीता कुमारी आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं। तो मिथिलेश जी, मुंगेर सीट को लेकर वो भी काफी हॉट सीट है। जी और उसमें राजद ने एक नया प्रयोग किया, यहाँ भी अनीता कुमारी को खड़ा किया है। अशोक महतो की वो पत्नी है जी। अब हम चलते हैं मुंगेर, वहाँ जदयू के प्रत्याशी हैं ललन सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और 2019 में उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। और उनके मुकाबले खड़ी हैं अनीता कुमारी राजद से। मिथिलेश जी, मुंगेर की सीट को लेकर आपके पास जो सूचनाएं हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, बिहार की जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें सबसे प्रतिष्ठा वाली कोई सीट है तो वो है मुंगेर। इसलिए कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी वहाँ से ललन सिंह उम्मीदवार हैं। पिछली दफा उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा बदला हुआ है, और ललन सिंह को घेरने के लिए राजद ने अनीता देवी महतो, जो अशोक महतो की पत्नी है, अभी कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई और उनको उम्मीदवार बनाया गया। अशोक महतो नवादा से मूल रूप से ताल्लुक रखते हैं। जी, लेकिन वो एरिया भी पूरा उनके प्रभाव वाला क्षेत्र में है। तो यहाँ लड़ाई जो है दूसरे तबके की है, दूसरे तरह की एक लड़ाई, जो एक जिसका प्रतिनिधित्व ललन सिंह करेंगे और दूसरे प्रतिनिधित्व जिसका अशोक महतो कर रहे हैं। तो वहाँ लड़ाई तो आमने सामने की है, लेकिन ये दिलचस्प नज़ारा ये होगा कि कई सारी पिछड़ी जातियों के, जो राजद का दावा है कि तमाम अति पिछड़ी जातियाँ उनके पक्ष में गोलबंद हो रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दावा है कि वो जो उनका पिछले साल का जो वोटर है, जो मतदाता है, वो उनके साथ अभी भी खड़े हैं और हम उसमें कुछ ऐड भी होगा। तो ये देखना है कि ललन सिंह क्या इस चक्रव्यूह को, राजद के इस चक्रव्यूह को तोड़ के निकल पाते हैं या फिर उस चक्रव्यूह में घिरते हैं। अब 3 दिन का यहाँ तो चौथे फेज में है चुनाव, 13 मई को, तो अभी समय है, अभी 11 को चुनाव प्रचार खत्म होगा, तो इसमें और भी सभाएं होंगी। अभी प्रधानमंत्री की जो सभा हुई थी तो उसमें भी उन्होंने उसका लाभ उनको मिलेगा और आने वाले दिनों में और कई सभाएं होंगी। तो अब देखना है कि ललन सिंह कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाते हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पटना के भी जी, पटना की 2 विधानसभा की सीटें हैं, मुंगेर से जुड़ी हुई हैं, मुंगेर लोकसभा के तहत आती है, तो उसमें देखना पटना के वोटर भी उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। यही कुल मिला के स्थिति है। तो ये है 10 सीटों का तीसरे और चौथे चरण में जहां मतदान होना है उसका हाल हवाल। हम फिर आएंगे आपके साथ अगले चरण के जो चुनाव है वहां की क्या स्थिति है, उन सीटों पर मुकाबला कैसा चल रहा है, हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।